हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेल है वो सेल क्या होती है, किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई है और हमारे अर्थ पर सबसे फर्स्ट सेल कौन सी थी, दैट इज योर बैक्टीरिया। एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है, हाउ द साइंटिस्ट फाउंड अ सेल, जिस सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमने माइक्रोस्कोप के बारे में रीड किया था। माइक्रोस्कोप के बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आई थी कि हमारी अर्थ पर या आज हम अपनी लेबोरेटरी में जाकर देखते तो हमें बहुत अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप दिखाई देते हैं। फिर उसी के फीचर्स हमने पढ़े कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। जैसे ही हमने सेल को बहुत अच्छे से डिस्कवर कर लिया और माइक्रोस्कोप हमारा प्रॉपर एक न्यू टेक्नोलॉजी के फॉर्म में डिस्कवर हो चुका था, तो नाउ दैट क्वेश्चन अराइज, एक सेल के फीचर्स क्या है या उस सेल के अंदर हमें क्या क्या दिखाई दिया। तो जिसके अंदर सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल की बाउंड्री भी बोलते हैं। अब सेल की बाउंड्री का हमने फर्स्ट फीचर क्या पढ़ा था कि इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को कोई आपसे पूछ रहे कि प्रूफ करके दिखाओ कि एक सेल की जो बाउंड्री है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसके लिए पहले मैंने आपको रीजन बताया था या मैंने मतलब बताया था आपको कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है और उसका ऐसा होना क्यों जरूरी है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपनी सेल के अंदर एंट्री देना और कुछ ही मॉलिक्यूल को अपनी सेल से बाहर एग्जिट देना। रीजन क्या था, टू प्रोटेक्ट द इनर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, ताकि वो अपने अंदर के इन्वायरमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। पर आपके टीचर ने बोला ठीक है बेटा, इसको आप मुझे एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके दिखाओ। कर देते हैं प्रूफ। आपको क्या करना है, हमें दो पोटैटो की स्लाइस लेनी और दोनों को इक्वल अमाउंट में कट करना है। इक्वल अमाउंट में कट करने के बाद हमने उसका क्या किया था, वेट मेजर किया था। वेट मेजर करके कहीं पर लिख दो, ठीक है ये वेट हमारा आया था जिसको हमने एग्जाम्पल लिया था। मान लो ये वाला जो पोटैटो स्लाइस है इसका वेट था 10 ग्राम और ये वाली जो पोटैटो स्लाइस है इसका भी वेट क्या है, 10 ग्राम, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में हमने मेंशन किया है कि आप दोनों पोटैटो को इक्वल साइज का कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वेट भी इक्वल ही रखा। अब एक पोटैटो की स्लाइस को बीकर ए के अंदर रखा, एक पोटैटो की स्लाइस को बीकर बी के अंदर रखा। बीकर ए के अंदर मैंने प्लेन वाटर यूज किया और बीकर बी में या तो मैंने शुगर का वाटर यूज किया और सॉल्ट का वाटर यूज किया। अब बात यहाँ थी कितने परसेंटेज मैंने शुगर इसके अंदर रखी, दैट इज 20%, और कितने परसेंट या मेरे को सॉल्ट लेना है, दैट इज ऑल्सो 20%। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जब मैंने इस बीकर को 2 घंटे के लिए ऐसे ही अनटच छोड़ दिया, या 1 घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हो, मतलब आपको कुछ टाइम के लिए इस बीकर को ऐसे ही रख देना है। तो हमने क्या नोटिस किया, जब हमने बीकर को आफ्टर 2 आवर्स चेक किया तो उसके अंदर जो पोटैटो का वेट हमने मेजर किया तो हमने देखा जो पोटैटो प्लेन वाटर के अंदर था उसका साइज क्या हो गया था या उसका वेट क्या हो गया था, इंक्रीज। हियर वेट गोज अराउंड 20 ग्राम। और जबकि जो हमने सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने रखा था उसका वेट दैट गोज टू अराउंड 9 ग्राम, मतलब कम हो गया इसका वेट। अब इसका रीजन क्या था कम होने का, पर रीजन से जानने से पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पर सेल की जो बाउंड्री है वो सेल की बाउंड्री ने इस प्लेन वाटर के अंदर तो वाटर को एंट्री दे दी, पर यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ सब्सटेंस को एग्जिट दे दिया, जिसकी वजह से इसका वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या जो सेल की बाउंड्री है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल है। वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अंदर आने देती है पर कुछ मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है, सेल अपनी साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल देती है। अब उसके बाद यही कैलकुलेशन हमने यहाँ पर रीड करी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। मैं आपको सिंपली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझाऊं। मान लो ये सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल, और इसके अंदर मैंने बहुत सारा सब्सटेंस फिल कर दिया, ठीक है, बहुत सारा सब्सटेंस फिल कर दिया। उसमें से अगर ये सब्सटेंस अंदर है और कुछ सब्सटेंस ये बाहर भी है। अब आपको डायग्राम देखने से क्या लग रहा है कि ये जो ब्लू पेन का सब्सटेंस है जिसको मैंने ए नाम दिया है, ये ए सब्सटेंस बहुत ज्यादा है, कहां पर, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल क्या है, ये बहुत ज्यादा है, और आउटसाइड द सेल ये क्या है, कम है। तो अगर मैं
अमाउंट को एक वर्ड से डिनोट करूं जिसको मैंने बोला कंसंट्रेशन। किसी की भी अमाउंट है, उस अमाउंट को मैंने क्या बोला है, कंसंट्रेशन। द अमाउंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब जो ये कंसंट्रेशन है ये ज्यादा कहाँ है, इनर इन्वायरमेंट में है, कम कहाँ है, आउटर इन्वायरमेंट में, मतलब सेल के बाहर ये क्या है, सब्सटेंस एक कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जब ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो एक ही सब्सटेंस का अराउंड द मेम्ब्रेन, उसके लिए बेटा वर्ड यूज किया जाता है ग्रेडियंट। दैट वर्ड इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो यहां से आपको समझ में आ गया, कंसंट्रेशन का मतलब कितनी अमाउंट है, ग्रेडियंट का मतलब जब भी आपको एक सब्सटेंस का डिफरेंस दिखाई दे अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, ग्रेडियंट यूज किया जाता है। अब यहीं से समझो कि बाहर तो ये सब्सटेंस ज्यादा था, सॉरी बाहर तो सब्सटेंस कम है ये, और अंदर ये सब्सटेंस क्या है, ज्यादा है। ये बाहर कम है और अंदर ये सब्सटेंस क्या है, ज्यादा है। तो व्हाट विल हैपन, ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट क्या हुई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो मूवमेंट होती है वो क्या हुई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीनिंग जहां मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट में है वो मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है जहां पर उसकी अमाउंट क्या है, कम है। जो मॉलिक्यूल बिना किसी सोच के इस तरह से ट्रेवल कर जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको सिर्फ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई थिंक आपको ग्रेडियंट क्लियर हो गया है। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस था तभी ग्रेडियंट लिखा, अगर ग्रेडियंट नहीं होता तो डिफ्यूजन भी नहीं होती, क्योंकि डिफरेंस था तभी तो मूवमेंट हुई ना, और डिफरेंस के लिए वर्ड क्या यूज होता है, दैट इज योर ग्रेडियंट। तो मूवमेंट का हुई हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप पूछोगे मैम आपने लोअर टू हायर क्यों नहीं लिखा, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी लिखते हैं कि क्लास 8th में हमने 2 एक्सपेरिमेंट से आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बीकर के अंदर मैंने एक इंक की बॉल डाल दी, एक हमारे पेन के अंदर इंक है उसकी बॉल डाल दी, तो हम क्या देखते हैं, और इसको पानी से भर दिया इस बीकर को, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इंक है वो धीरे धीरे फैलने लग जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसकी हायर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर कुछ नहीं था, तो इंक यहाँ से इधर गई है, इसका मतलब हायर टू लोअर मूव की है, हायर टू लोअर मूव की है या नहीं की। अब यही उसने सेकेंड एग्जाम्पल से हमें क्या बताया था 8th क्लास में कि भाई मेरे पास एक इंसेंस स्टिक है, एक अगरबत्ती है, उसको हमने घर के एक कमरे में क्या कर दिया है, जला दिया है, तो क्या इस इंसेंस स्टिक की खुशबू पूरे घर में नहीं फैल जाती, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हायर टू लोअर जाना। तो यही प्रोसेस जहां पर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। पर यहीं पर अगर एक स्पेशल केस की बात करें जहां पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मैंने जब यहाँ पर यही डिफ्यूजन की मूवमेंट किसकी करना चाहा, वाटर के मॉलिक्यूल्स की, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर वाटर क्या है, कम है। पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हमारी मेम्ब्रेन से क्रॉस होना चाहता है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे बाय पासिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते। तो वाटर के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक स्पेशल टर्म हमें दी है सिर्फ वाटर के लिए। अगर यहाँ से ऑक्सीजन मूव कर रही है तो क्या हम उसको ओस्मोसिस बोलेंगे, नहीं। यहाँ से कोई और वाटर से दूसरा लिम्का मूव कर रही है, यहाँ पर कोका कोला मूव कर रही है, तो क्या हम उसको ओस्मोसिस बोलेंगे, नहीं। मूवमेंट ऑफ वाटर from higher concentration to lower concentration by a semi permeable membrane, लिखना जरूरी है, किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते। वहीं पर
डिफ्यूजन, मैम आपने मेम्ब्रेन का जिक्र तो नहीं किया। डिफ्यूजन बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन से हो, किसी भी मेम्ब्रेन से हो, किसी भी अमाउंट का हो और किसी भी सब्सटेंस का हो, बस होना क्या चाहिए, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। पर ऑस्मोसिस टर्म किसके लिए दी गई है, वाटर के लिए दी गई। चलिए अब हम बहुत पढ़ लेते हैं आसानी से, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये पैराग्राफ। व्हाट डू यू infer why do you expect in terms of changes in their weight। हमें ये बताओ, infer का मतलब होता है आपने क्या जाना, कि जो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर वेट का चेंज क्यों आया। द वेट ऑफ पोटैटो ए पीस इन बिकर ए इंक्रीज, पोटैटो ए का इंक्रीज हो गया था, while the weight of potato पीस इन बीकर बी हैज डिक्रीज, और बीकर बी के पोटैटो का वेट डिक्रीज हो गया था। दिस हैपेंस बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन, यहीं पर क्वेश्चन बनता है आपका, जो आपकी क्लास टीचर आपसे पूछ सकते हैं, ये रीजन क्या था सेल मेम्ब्रेन का, दैट अलोज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट शुगर एंड सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। जो हमारी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन का एक फीचर आप आज याद रख लेना कि वो सिर्फ किसकी मूवमेंट को अलाउ करती है, वाटर की मूवमेंट को अलाउ करती है, इसके अलावा कोई और मूवमेंट को अलाउड नहीं करती। पर मैम आपने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हमें दिखाई, डिफ्यूजन हमें बताया, ये डिफ्यूजन हुआ मेम्ब्रेन के अलोंग है, पर इसमें मेम्ब्रेन ने पूरा काम नहीं किया। यहाँ पर हम कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने इस डिफ्यूजन को क्या करवाया, कंडक्ट करवाया, पर मेम्ब्रेन ने कंडक्ट नहीं करवाया। तो यहाँ कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने माइंड के अंदर। तो वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट। देखो ज्यादा पानी से कम वाटर तक, देखो पहले इस लाइंस को छोड़ दो, आप सिर्फ वाटर पर फोकस करो। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड टू एन एरिया विद द लेस वाटर, यही हमने पढ़ा, ज्यादा पानी से हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अगर यहाँ पर पानी ज्यादा है, अगर यहाँ पर पानी ज्यादा है, तो यहाँ पर इस पानी में घुली हुई चीज कम होगी। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन ए है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बी है, यहाँ पर वाटर 80% है, तो मेरे पास ये शुगर 20% हुई, यहाँ पर वाटर 20% है, तो मेरे पास शुगर क्या हुई, 80% हुई। पर ये हमारी एक सेल थी, सेल किसकी मूवमेंट को अलाउ करती है, सिर्फ वाटर की मूवमेंट को। ये रहा वाटर 80% और यहाँ रहा वाटर 20%, ये ज्यादा है ये कम है, मूवमेंट हुई ए से बी के अंदर, इसी को हमने क्या बोला, ओस्मोसिस बोला, इसी को हमने क्या बोला, ओस्मोसिस। इसको ये फर्क नहीं पड़ता भाई ये कम है ज्यादा है, नहीं, इसको सिर्फ क्या फर्क पड़ता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिर्फ पानी की ही मूवमेंट को अलाउ करती है, अगर ये कम ज्यादा है भी तो भी ये मजबूर है, ये मूवमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन ही ऐसी है जो ये मूवमेंट होने नहीं देती। चाहता है ये करना पर नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन सिर्फ किसकी मूवमेंट को अलाउड करती है, वाटर की मूवमेंट को अलाउ करती। ओके, तो अब यहीं से सेकंड आपको समझ में आ गया, जहां वाटर ज्यादा वहां पर सोल्यूट क्या होगा, कम होगा, और जहां वाटर कम है वहां सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है बेटा उसको डिल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की अमाउंट कम होती है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अंटिल द कंसंट्रेशन इन टू एरिया बिकम इक्वल। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये कब तक मूवमेंट चलती रहेगी, ए से बी बीकर में कब तक मूवमेंट चलती रहेगी, जब तक यहाँ पर भी 50% ना हो जाए और यहाँ पर भी वाटर 50% ना हो जाए, उसे सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी मेम्ब्रेन का नेचर है, ये हमारी सेल का नेचर है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, रीजन क्या लिखा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होनी चाहिए और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 dye spreading in water and 7.9 fragrance spreading in air in class 8. These particles of matter intermix due to difference in their concentration. Concentration अलग थी, such is called concentration gradient, और इसी को हम क्या बोलते हैं, concentration gradient बोलते हैं। यही लिखा है कि difference को हम क्या बोलते हैं, gradient, amount को हम क्या बोलते हैं, concentration। आगे वो क्या बोल रहे हैं,
डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट है पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विच अकर इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन, जो होती है बिना किसी मेम्ब्रेन के, विच अकर विदाउट एन मेम्ब्रेन। तो यही बोला कि डिफ्यूजन इज अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जो ऑस्मोसिस है वो क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस किसके लिए है? सिर्फ वर्ड फॉर डिफ्यूजन ऑफ वाटर के लिए। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बेटा सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या बताए गए हैं? सॉल्यूशंस। चलिए सॉल्यूशन वैसे आपको समझ में आ भी गया होगा। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर। सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट इसके अंदर और एक होता है सॉल्वेंट। चलिए आज आपने नींबू पानी पिया तो उसके लिए उसके अंदर जो आपका लेमन का रस है, जो नींबू का रस है, वो तो आपका हो गया सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। अच्छा गर्मी ज्यादा थी, आपने ग्लूकोज का पानी पिया तो जो ग्लूकोज है वो क्या होगी? सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गया उसमें? वाटर। आज आपने चीनी का पानी पिया तो उसके अंदर चीनी क्या हो गई? सोल्यूट और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। आज आपने नमक का पानी पिया तो सॉल्ट यहाँ पर क्या हो गया? सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो गया? यहाँ पर वाटर। तो आपको ये एक चीज क्या पता चली? एक तो है हमारा मेन लिक्विड जिसके अंदर हमने कोई ना कोई सब्सटेंस को क्या किया है? मिक्स किया है। मैंने एक HCl का सॉल्यूशन बनाया तो HCl उसके अंदर क्या हो गया? सोल्यूट और सॉल्वेंट उसके अंदर क्या हो गया? वाटर। पहली बात तो ये। अब ये जो अमाउंट है ये कम ज्यादा हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि वाटर है वो वाटर हमेशा ज्यादा अमाउंट में होगा और जो सोल्यूट है वो हमेशा कम अमाउंट में होगा। ये किसी भी अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते। अब उसी के बेसिस पर, ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमारे सॉल्यूशन तीन टाइप के हो जाते हैं। तीन टाइप में पहली टाइप क्या है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जहां पर सोल्यूट भी 50% हो और जहां पर सॉल्वेंट भी क्या हो? 50% हो। जहां पर क्या हो? सॉल्वेंट भी 50% हो। तो यही काम हमने किया। हमने एक क्या लिया? बीकर लिया। वी टेक वन बीकर। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन रख दिया, दैट सॉल्यूशन कॉल्ड टू बी आइसोटोनिक, जिसमें 50% सोल्यूट है, 50% सॉल्वेंट। अब इस बीकर के अंदर मैंने एक सेल को रख दिया। अगर हम एनसीईआरटी का यहाँ एग्जांपल देखें बेटा, इन्होंने इस सॉल्यूशन के अंदर यूज किया हुआ है मूंग समझते हो ना, जो मूंग दाल होती है हमारी, वो यूज कर लिया। आप ये समझो मैंने एक सेल रखी, पहले एक सेल से सीखते। एक सेल रख दी मैंने। अब जो ये सेल है, कोई आपसे पूछे सेल का जो साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ एक बार आप लिख लो कि जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब कि उसके अंदर भी 50% क्या है? सोल्यूट है और 50% ही क्या है? सॉल्वेंट है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना? क्या इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना? जब ग्रेडियंट ही नहीं बना तो ना ही डिफ्यूजन होगा ना ही ऑस्मोसिस होगा। तो सेल विल रिमेन मेंटेन इट्स शेप। ये अपनी शेप क्या रखेगी? मेंटेन रखेगी। रिमेन मेंटेन इट्स शेप। ओके, तो ये जो सेल है इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन, नेक्स्ट सॉल्यूशन होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब कोई भी चीज बढ़ जाए। अब ये बढ़ने का याद रखना आप सोल्यूट से। हाइपरटोनिक के अंदर बेटा 80% मैंने सोल्यूट कर दिया और यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया मेरा 20%, ठीक है। तो हाइपर सॉल्यूशन कौन सा होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जहां पर सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। अब इसी को ही हमने एग्जाम्पल से पढ़ना है कि मैंने दोबारा से एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने कौन सा सॉल्यूशन रखा है? दैट इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। रख लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इसके अंदर मैंने एक सेल को क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। अब सेल के अंदर का एनवायरनमेंट आपको पता है 50% ही यहाँ पर सोल्यूट है और 50% ही यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपको पता है। पर अब जो सेल जिस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उस इन्वायरमेंट में तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट क्या है?
80%। और सॉल्वेंट क्या है 20, मतलब यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट बन गया है, सॉल्वेंट क्या हो गया है 20 और सोल्यूट क्या हो गया आपका 80%। अब बेटा मुझे बताओ, पहली बात तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, मैंने आपको समझाया था ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, कंसंट्रेशन का मतलब वॉल्यूम। अब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है, इस ग्रेडियंट के हिसाब से आप मुझे बताओ कि सोल्यूट ट्रेवल करेगा सॉल्वेंट। तो मैम अभी अभी हमने पढ़ा था कि एक जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल तो है हमारी निखट्टी, वो तो सिर्फ कहती है मैं तो वाटर की मूवमेंट करवा सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्यूट जो है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट। तो यहाँ पर उसको सोल्यूट से फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूट को हटा देते हैं भाई हम, पर सॉल्वेंट से फर्क पड़ता है मुझे। और सॉल्वेंट मेरा हमेशा कैसे मूव करेगा, हाइयर टू कहां मूव करेगा, लोअर की तरफ मूव करेगा। तो यही हुआ, सेल के अंदर 50% है और सेल के बाहर 20, क्या होगा, वाटर बाहर मूव करने लग जाएगा, द वाटर कम आउटसाइड फ्रॉम द सेल। जब सेल से बाहर वाटर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन होता है दैट इज हाइपोटोनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम, जैसे हाइपर का ज्यादा होता है। अब यहीं से आप समझ गए कि अब मेरे को 20% कर देना है सोल्यूट और यहाँ पर 80% मेरा क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट। अब यही हमें क्या करना है भाई, एक बीकर लिया हमने, इस बीकर के अंदर जो मैंने सॉल्यूशन यूज किया दैट इज योर हाइपोटोनिक, और यहाँ पर मैंने एक सेल को प्लेस कर दिया, आई प्लेस्ड वन सेल इनसाइड दिस सॉल्यूशन, ये सेल को मैंने प्लेस कर दिया। अब जैसे ही ये सेल इसके अंदर आई तो यहाँ अब आप समझ गए होंगे व्हाट विल हैपन, सेल के अंदर तो भाई 50% हमारा सोल्यूट है और 50% ही हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। पर सेल से बाहर क्या कंडीशन है कि यहाँ पर अब सोल्यूट तो 20% है और सॉल्वेंट क्या है 80%। तो हमारी निखट्टू सेल क्या कहते हैं, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्यूट से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मेम्ब्रेन को सोल्यूट से, वो कितना भी परसेंटेज हो। तो मैंने सोल्यूट को यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कि मुझे सोल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे फर्क पड़ता है उसको, सॉल्वेंट से फर्क पड़ता है। तो सॉल्वेंट क्या देखा, सेल के अंदर तो 50% है, सॉल्वेंट कितना है सेल के अंदर, दैट इज 50%, और जो सॉल्वेंट सेल से बाहर है दैट इज 80%। तो ज्यादा कहाँ है बाहर, तो बाहर से मूवमेंट कहाँ होगी, अंदर होगी, और सेल हमारी फूल जाएगी, मोटू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्वेल, सेल विल स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब रेक्टिफिकेशन कैसे, रेक्टिफिकेशन आप मार सकते हो जब भी हाइपरटोनिक की बात आएगी। हाइपर का मतलब क्या होता है, ER का मतलब एंटर, पर हमारी सेल कहती है मैं तो अपोजिट करूंगी, निखट्टी तो है ही। जब भी हाइपर की बात आए वाटर की मूवमेंट हो जाएगी बाहर। हाइपो का मतलब, O का मतलब बाहर, फिर निखट्टी है उल्टा काम करेगी। जब भी हाइपो की बात आई तो वाटर क्या हो जाएगा, इनसाइड। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा, स्ट्रेट आप जवाब दे सकते हो कि जब हाइपर की बात आए तो वाटर आउटसाइड और हाइपो की बात आए तो वाटर इनसाइड। ओके तो ये अब जो हमने पढ़ा है यही सिचुएशन हमने पढ़ी है बेटा, ऐसी सेल जिसके पास सिर्फ अभी मेम्ब्रेन है। ओके तो यहीं पर हम पढ़ते हैं, देखो यही लिखा है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर, ये बाहर की कंसंट्रेशन जो ये आपको वाटर की कंसंट्रेशन दिख रही है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट्रासेलुलर मीडियम। सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक है तो आपको शेप में क्या कोई चेंज दिख रहा है, नो चेंज इन शेप, नो शेप चेंज, ठीक है ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इज लेस, जब सोल्यूट बाहर कम हो जाए, सोल्यूट बाहर कम हो जाए, भाई दिल की बात मत करो भैया, सोल्यूट बाहर कम हो जाए, सोल्यूट बाहर कम हो जाए तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, दैट इज योर, कम से हाइपो याद आया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उस केस में हाइपो का मतलब वाटर बाहर जाएगा या अंदर आएगा, बताओ। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इज लेसर देन सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर
मीडियम। अगर बाहर की सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो वाटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो बाहर आने की जगह वाटर कहाँ आएगा, अंदर, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ऐसी सोल्यूट कंसंट्रेशन बाहर की क्या है, ज्यादा है, तो बाहर की वाटर कंसंट्रेशन कितनी होगी, कम हो गई। तो ये किसकी बात कर रहा है, हाइपरटोनिक की बात कर रहा है, और हाइपरटोनिक में सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि मैम ये मेम्ब्रेन दिखती कैसे है। देखो, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बेटा जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, दैट इज लिपिड, प्रोटीन, और इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट एक अलग से डायग्राम सीरीज आएगी, हम वहां पढ़ेंगे। अभी के लिए हम आगे देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज थिन अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर। ये आपका जीके क्वेश्चन, किस 7 से 10 नैनोमीटर की होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किसकी बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। आपके लेवल पर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया हुआ है, पर आप ये जो चेन देख रहे हो ना इसके ऊपर, दीज आर बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद द फर्स्ट मेम्ब्रेन, जिसको हमने माना कि हाँ भाई ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यही है। आपको मैं बताऊं, जब साइंटिस्ट को पता चला सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है, उन्होंने खोज करना स्टार्ट कर दिया भाई ये मेम्ब्रेन दिखती कैसे। लाइट माइक्रोस्कोप से देखा और बहुत सारे माइक्रोस्कोप बनाए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे ही आया तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दी, और जिस स्ट्रक्चर को डेवलप किया हमारे साइंटिस्ट ने, दोज आर कॉल्ड सेंगर एंड निकोलसन, और उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उस स्ट्रक्चर का नाम रखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब बात यहाँ पर पता है बच्चों क्या हुई, हमें नाम से दिक्कत नहीं है, हमें ये दिक्कत है इन्होंने ये नाम रखा ही क्यों है। बिरलू कुछ भी नाम रख देते भाई, ये क्या लहरिया सा, ये क्या क्या है, ये पतंग रख देते भाई, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों रखा। रीजन क्या है, द मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर। पहली बात तो लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, दो लिपिड के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर। दिस इज वन लिपिड मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर लिपिड मॉलिक्यूल, और दोनों इस तरह से अरेंज है, इसलिए हमने क्या बोला, लिपिड बाइलेयर। Two layer of special fat molecules with water attracting head outwards and water repelling tails inward। अब इसको समझने के लिए आपको लिपिड का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो, दिस इज एक सर्कल, हेड देख रहे हो और इसके 2 हाथ देख रहे हो आप। ये जो हेड होता है बेटा, इस हेड को हम बोलते हैं ग्लिसरोल, और जो ये टेल, ये जो आपके 2 हाथ है, जो पूंछ है, ये हाथ मान लो, पूंछ मान लो, इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड चेन। दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड चेन। अब दोनों में क्या फर्क है आपको ये जानना है। ये जो ग्लिसरोल है ये है हमारा प्रेमी, वाटर लविंग, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइल। वाटर लविंग को हम क्या बोलते हैं, वाटर लविंग आर कॉल्ड हाइड्रोफाइल। हाइड्रो का मीनिंग वाटर एंड फाइल का मतलब लविंग। पर जो ये फैटी एसिड चेन है, दीज आर हाइड्रोफोबिक। अरे हाइड्रोफोबिक का मतलब बहुत 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 चिढ़ खाते हैं ये, भाई हमें पसंद नहीं है, ये वाटर पसंद नहीं है। दैट इज फोबिक का मतलब होता है नॉट लविंग, तो वाटर को लव नहीं करते। अब आपको पता है हमारी सेल तो घिरी हुई है चारों तरफ पानी से, तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला भाई, 2 लिपिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लग गए। कहते हैं हम खुद का एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं अपने चारों तरफ, जहां पर हमारी टेल के पास पानी ना पहुंच पाए। यही रीजन था कि हमारी नेचर के अंदर जब हमारी डेवलपमेंट हो रही थी सेल की, तो वहां पर लिपिड की कितनी लेयर बनी सेल की मेम्ब्रेन बनाने के लिए, 2 लेयर। अब उसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब धसना, धसे हुए हैं प्रोटीन। अब आप माइंड में पता है मेम्ब्रेन को कैसे समझो, आप ऐसे समझो एक बॉल है, ये बॉल पूरी मेम्ब्रेन है। एक बॉल समझो, ये इसमें ये एक लिपिड की लेयर है और ये एक लिपिड की लेयर है, और इन दोनों लिपिड की लेयर में जो ये चेन्स है वो ऐसे अंदर की तरफ है। दीज आर चेन्स, ऐसे चेन्स, ऐसे तरह से चेन्स बनी हुई है। ये ऊपर वाली लिपिड की चेन मैंने अलग कलर से दिखा दी, और नीचे वाली की ये रही लिपिड की चेन। तो ये आपकी बाई लिपिड की लेयर है, और अंदर यहाँ पर हमारा सारा मटेरियल क्या है, प्रोटेक्टेड है।
ये अंदर हमारा सारा मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड है। द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, फ्लिप और रोटेट इन द मेम्ब्रेन। देखो पता है, इसको पहली बात इन्होंने फ्लूइड का मतलब समझाया। फ्लूइड का मतलब क्या बताया इन्होंने, मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, सभी अपने हैंड को प्रेस करेंगे। क्या आपकी स्किन मूव कर रही है? स्किन किसकी बनी है? सेल की बनी है। फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है आपको, तो इट मींस ये हमारी मेम्ब्रेन है, मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। और जब हमने इसको और अच्छे से पढ़ा तो इसमें ये जो प्रेजेंट प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन सर्कस की तरह मूव भी कर रहे हैं। अगर मैं एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं, जहां से आप इसको सर्कस समझ में आ गई, ऐसे फ्लिप कर गया, फ्लिप किया तो इसका ये हेड नीचे आ गया भाई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। फ्लिपिंग दिखी हमें, रोटेशन दिखी मेम्ब्रेन के अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? फ्लूइड। जहां पर प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। और प्रोटीन्स, मैंने आपको क्या बोला था, मेम्ब्रेन तो पानी को अलाउड करती है, पर ये वो प्रोटीन्स हैं जो अलाउड करते हैं मेम्ब्रेन के अलोंग डिफ्यूजन को, जहां से आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। पर ये कैसे मूव करते हैं, क्या इसकी कंडीशन होती है, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो जब हमारी नोट्स वाली क्लास होगी तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है मोजाइक क्यों बोला? सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लाइक टाइल्स। टाइल्स, अगर अब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे नहीं लग रहा टाइल्स की अरेंजमेंट है, जैसे हमारे घर की ब्रिक्स की अरेंजमेंट होती है, हमारे घर बनाने के लिए जैसे ब्रिक्स अरेंज होती है, क्या आपको वैसी अरेंजमेंट नहीं दिख रही? तो इसीलिए इसने बोला कि मोजाइक इज कॉल्ड बिकॉज इट इज लुक लाइक अ टाइल्स इन अ मोज़ेक। मोज़ेक होता है ना मस्जिद, वहां टाइल्स लगी होती है, इट इज कॉल्ड मोज़ाइक मॉडल। ऑल लिविंग सेल कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल। हम अपनी एनवायरनमेंट से भी कम्युनिकेट करती है हमारी सेल, और अपनी साइड वाली पड़ोसी सेल से भी कम्युनिकेट करती है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछे या आपसे एमसीक्यू में भी आ सकता है। इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस which component interact the cell with its surrounding? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। कौन सा कंपोनेंट उस सेल की सराउंडिंग से उसको इंटरेक्ट करवाता है? However, cell of plant, fungi and bacteria have additional layer around the cell membrane. एक additional layer होती है cell membrane के around, that is called cell wall. उस additional layer को हम क्या बोलते हैं? cell wall बोलते हैं। यही मैं आपको बोल रही थी कि हमारी जो प्लांट है वो प्लांट हमारी सेल से यूनिक पता है क्यों है? एक बात याद रखना, हमारी अर्थ पर जितने भी एनिमल्स है बेटा, उसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री है आपकी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। पर जो हमारी प्लांट है वो क्या कहते हैं कि मेरे पास सेल मेम्ब्रेन तो है पर मेरी आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मेरे बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये मेरी आउटर बाउंड्री, और इसका नाम है सेल वॉल। इसका नाम है सेल वॉल। और ये बहुत प्राउडली कहती है कि ये तो मेरी एक कवच है। कवच का मतलब मेरा एक आयरन रोड है, एक कवच है, और ऐसा कवच जो एक तरह से मुझे शेप प्रोवाइड करता है, मुझे रिजिडिटी, ठोस का मतलब क्या होता है? इरेक्ट। कोई डंडा है, एक आपने खड़ा कर दिया तो वो खड़ा ही रहेगा ना, लकड़ी है, लकड़ी की तरह समझो। आज आप दरवाजा बनाते हो या आपके पास वुडन फर्नीचर्स हैं, वो सारे क्या है बेटा? दोज ऑल आर द सेल वॉल, सारी की सारी सेल वॉल है। तो एक तरह से सॉलिड स्ट्रक्चर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में लगा दी, जो इसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ना तो इसको बर्स्ट होने देगी, ना इसको पिचकने देगी, क्योंकि वुड कभी पिचकता नहीं है, वुड कभी फटती नहीं है, लकड़ी कभी फटती नहीं है। तो यहीं से आपको आगे समझ में आ जाएगा। These type of cell wall is also present in bacteria and fungi. और कौन कौन सी सेल में है ये सेल वॉल? बैक्टीरिया और फंजाई के पास भी ये प्रेजेंट होता है। Around the cell membrane called cell wall. What do you think is necessity of the cell wall? तो मैंने लिखा है it provide rigidity, ठोसनेस, ओके, ठोसनेस, वाओ व्हाट इंग्लिश वर्ड। रिजिडिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग, कोलैप्स और बर्स्ट होने से बचाती है। मेंटेन शेप एंड साइज, और ये शेप और साइज की मेंटेनेंस में हेल्प करती है। ओके, अब वो कह रहे हैं मुझे प्रूव करके दिखाओ कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास इस तरह की एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती। पर बेटा आज आपने एक बात और सीखी, कोई आपसे पूछ लेना खड़े होके कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस बता दो, तो उसके मुंह पे एक आंसर तो वैसे ही फेंक के मारना,
क्या मारोगे फेंक कर कि भाई प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और उसकी आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल है। और एनिमल सेल जो होती है उसकी आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला, एक थिन स्लाइस ऑफ अनियन लीफ लेना आप, ठीक है, पील, अनियन लीफ का पील या फिर रोयो लीफ, रोयो लीफ को देखो ये इस तरह की रोयो लीफ होती है, दिस इज अ रोयो लीफ। ओके, तो बोला कि इस लीफ की आपको थिन स्लाइस लेनी है एंड माउंट इट विथ सैफ्रेनिन। बेटा सैफ्रेनिन होती है एक डाई, जैसे कपड़ों की डाई होती है ना, वैसे हम हमारी लिविंग सेल की डाई को हम क्या नाम है उसका, सैफ्रेनिन। यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व द प्लांट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। भाई इसने तो सारा एक्सपेरिमेंट एक लाइन में लिख दिया, अनियन लिया, सैफ्रेनिन डाला, कवर स्लिप लगा के हमने तो माइक्रोस्कोप में रखकर उसको देखने लग गए। भैया हमने बनाया कैसे बताओ। सिमिलरली उन्होंने बोला कि प्लांट की सेल को नोटिस करना है तो आप कौन सी डाई यूज करोगे, सैफ्रेनिन। अब ये सेकंड पॉइंट से वो बता रहा है एनिमल सेल की किस तरह से हमने स्लाइड प्रिपेयर करी स्टडी के लिए। टेक अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ चिक सेल। चिक सेल का कैसे, चिक सेल होती है जो आपकी गाल की सेल होती है। अरे मैम हमने क्या अपने मुंह को कट कर दिया, नहीं, स्क्रैप, जैसे टूथपिक होती है ना, हमने उसे स्क्रैप किया, इनर स्लाइड ऑफ चिक विद द कॉटन स्वैप। एक कॉटन की ईयरबड आती है ना, उससे आपको रब करना है अपने इनर चीक के अंदर, ठीक है, टिथ के पास रन करना। और फिर उस स्वैप को आपको क्या कर देना है, आप उस स्वैप को क्या कर दोगे, एक स्लाइड के ऊपर, ये स्लाइड है इसके ऊपर ये स्वैप को क्या कर दोगे, इस तरह से पेस्ट, इस तरह से आप क्या कर दोगे, स्मेयर कर दोगे। स्प्रेड द चीक सेल ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलो बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू। तो याद रखना एक प्लांट की सेल को डाई करने के लिए हमने क्या यूज किया है, सैफ्रेनिन, और एक एनिमल सेल को डाई करने के लिए हमने क्या यूज किया है, मिथाइलिन ब्लू। और बेटा सैफ्रेनिन हमें दिखेगी पिंकिश रेड कलर की, पिंकिश कलर समझो, और मिथाइलिन ब्लू नाम से ही पता चल रहा है किस कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का। प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। अब हम इन स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। तो इसी आपके एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, देखो सिंपल सा प्लांट का तो क्या किया उन्होंने, एक लीफ का छोटा सा पार्ट कट किया, उस पार्ट को एक ग्लास स्लाइड पर रख दिया, एक लीफ का छोटा सा पार्ट कट किया और उस पार्ट को उन्होंने क्या रख दिया, ग्लास स्लाइड पर रख दिया। ग्लास स्लाइड पर रखने के बाद इसके ऊपर सीधा सैफ्रेनिन रखा और इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई दी। क्या आपको एक स्ट्रक्चर में दिखा, सबकी इस तरह से शेप है, डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट का मतलब होता है शेप चेंज नहीं हो रही है, सबकी एक रेगुलर शेप आपको दिखाई दे रही है, यस। और वहीं पर ये चीक सेल देखो, ये चीक सेल जहां मिथाइलिन ब्लू यूज किया, ये ब्लूइश कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप शेप देख रहे हो इररेगुलर शेप। तो इतनी बात तो समझ में आ गई पहली कि हमारी जो प्लांट होती है उसकी रेगुलर शेप होती है और जो हमारी एनिमल की सेल है उसकी क्या होती है, इररेगुलर शेप होती है, दैट इज अ इररेगुलर शेप। अब आगे वो क्या बोल रहे हैं देखो, ऑब्जर्व द बोथ द स्लाइड, कर रहे हैं भाई आंखें खोल के ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहते हो ये बताओ हमें। वो ये बताना चाहते हैं कि व्हेन यू ऑब्जर्व ऑनियन पील सेल या रोयो लीफ की पील सेल आर बॉक्स शेप्ड, बिल्कुल बॉक्स शेप्ड हमें दिखाई दी थी, इस तरह की थी सेल्स, एंड रेगुलरली अरेंज्ड वेयर द चीक सेल्स आर इररेगुलरली अरेंज्ड। पहली बात तो हमें हमेशा प्लांट सेल किस तरह से दिखेगी, रेगुलरली अरेंज दिखेगी, और एनिमल सेल हमें कैसी दिखेगी, इररेगुलरली अरेंज्ड दिखेगी। देखो ये रेगुलर मैनर में अरेंज है और एनिमल सेल ऐसे इररेगुलर कहीं कहीं स्प्रेड है। नेक्स्ट उन्होंने बोला यू हैव ऑब्जर्व, और क्या बोल रहा है ये, यू हैव ऑब्जर्व दैट बाउंड्रीज ऑफ प्लांट सेल रिमेन सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स। ओके, यहाँ हम थोड़ा सा स्किप हो गए हैं, ओके हम यहाँ पर थे, हाँ, चीक सेल्स आर इररेगुलरली अरेंज्ड। चीक सेल कैसे अरेंज है, इररेगुलरली अरेंज है। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया है, गिव मी अ मिनट बेटा। अब वो क्या बताना चाह रहा है, प्रिपेयर 2 स्लाइड ऑफ रोयो लीफ पील एंड ह्यूमन चीक सेल अगेन, दोबारा से प्रिपेयर करो, ये हमें थकाना चाहता है भाई, एंड पुट 20% ऑफ शुगर सॉल्यूशन ऑन देम। अब ये हमें बता रहा है मेम्ब्रेन किस तरह से श्रिंक और किस तरह से स्वेल होती है। जैसे ही हमने शुगर सॉल्यूशन रखा, आपको पता है क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन 20% है और हमारी मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है,
वो भी पता है आपको। ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर, यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ प्लांट सेल रिमेन सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स। अंदर का कंटेंट श्रिंक हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ये सेल के अंदर का नेचर है दैट इज हाइपरटोनिक। यहाँ केस में क्या हो गया है, अगर मैं आपको इसको समझाऊं, ये देखो, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सेल, यहाँ पर सेल क्या थी, इंटैक्ट थी, तो अंदर की सेल क्या हो गई है, अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो यहाँ लाइट लाइट नहीं दिख रहा, इट मीन्स अंदर कुछ चेंजेस आए। अगर मैं आपको चेंजेस बताऊं कि ये हमारी सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, और इसके पास यहाँ पर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। हुआ क्या, जैसे ही हमने 20% सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला, इस सेल के अंदर जो भी वाटर कंटेंट था वो बाहर आने लगा। वाटर कंटेंट कहाँ आने लगा, बाहर आने लगा। अब आप ये मत सोचना मैम सेल तो हमारी आइसोटोनिक होती है, 50-50% आपने बोला था, तो बाहर वाटर कंटेंट क्यों आएगा, क्योंकि बाहर तो शुगर तो 20% है और पानी 80% है, पानी को तो अंदर जाना चाहिए। पर बेटा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप थोड़ा सा भी हार्श सॉल्यूशन सोल्यूट का उसके अंदर आप सेल को रख रहे हो, वो इसी तरह से एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह ही वो बिहेव करेगा। तो यहाँ से वाटर बाहर आ गया, जैसे ही वाटर बाहर आया तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होने लगी। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होने लग जाएगी, श्रिंक। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक का क्या मतलब है, देखो अगर मैंने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से रिमूव कर दिया तो मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ दिखी, यहाँ पर ऐसे कलेक्टेड दिखी, एक लोकेशन पर इस तरह से मुझे क्या दिखी, वो कलेक्टेड दिखी। तो यही वो बताना चाह रहा है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चिक सेल है, ऑन द अदर हैंड हैव श्रिंक कंसिडरेबली। चिक सेल भी इस तरह से क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। चलिए अब सेल वॉल का फीचर पढ़ते हैं। इन जनरल प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमारे प्लांट मूव नहीं कर सकते। सो दे नीड, तो उन्हें क्या चाहिए बेटा, सो दे नीड, वेट अ मिनट, क्या आ गया, सो दे नीड क्या चाहिए उन्हें, रिजिड स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ताकि वो इन्वायरमेंट को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो यहाँ से सेल वॉल का पहला फंक्शन आ गया कि सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक वाइंड, रेन, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, मतलब उससे सेल वॉल हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल्स हैविंग एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल, हम पढ़ चुके हैं। सेल वॉल also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shapes। बताया था कि सेल वॉल एक आयरन रोड है या एक वुड है, लकड़ी है, और लकड़ी एक शेप की हो जाए तो वो वैसी ही शेप की रहती है। एंड हेल्प्स द प्लांट स्टे अपराइट, उसको प्लांट को सीधा रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। ऑल्दो रिजिड द सेल वॉल इज परमिएबल, यस हम मानते हैं सेल वॉल हमारी रिजिड है, पर सेल वॉल हमारी कैसी है, परमिएबल, मतलब बहुत बहुत शांत स्वभाव की है, काम बहुत बढ़िया किया है इसने। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारी सेल थी, इसके अंदर हमारा बहुत सारा कीमती सामान है, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होकर उससे बचा रही है हमें। पर सेल वॉल क्या है, कह रही है कि ठीक है मैं ये काम तो नहीं कर सकती प्रोटेक्शन का, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो नेचर है दानवीर करण जैसा, मैं तो सबको एंट्री दे दूंगी। एवरीथिंग कैन एंटर इनटू सेल वॉल, एवरीथिंग कैन एंटर इनटू सेल वॉल, पर आई एम नॉट एबल टू स्टॉप एनी केमिकल एंटरिंग इनसाइड मी, मैं किसी केमिकल को स्टॉप नहीं कर सकती, उसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, परमिएबल बोलते हैं। विच मीन्स वाटर एंड सम डिसॉल्व्ड मिनरल्स कैन पास थ्रू इट along with selectively permeability of the membrane. The permeability of cell wall helps the plant absorb water and nutrients of the cell। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कोई आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि वाटर जो एब्जॉर्ब करती है रूट, उसमें कौन हेल्प करता है। देखो जब वाटर को अपटेक किया गया उसमें तो सेल वॉल ने हेल्प किया बेटा, अगर सेल वॉल नहीं होती तो आप वाटर को अपटेक ही नहीं कर पाते। यहाँ पर फिर से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती, अरे मैं तो नहीं दूंगी एंट्री, यहाँ पर आयंस है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, वो फिर आती, मैं तो नहीं दूंगी एंट्री, पर सेल वॉल ने एंट्री दे दी।
जैसे ही सेल वॉल ने एंट्री दी, यहां से वन सेल टू अनदर सेल क्या कंडक्ट होती है, ऑस्मोसिस कंडक्ट होती है, और एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे, पर दोनों ही प्रोसेसेस यहां पर क्या हो रही है बेटा, कंडक्ट हो रही है। अब आगे उन्होंने बोला, देखो व्हेन अ सेल रियोलीफ की जो अगर हम बात करें या फिर अनियन पील की बात करें, इस प्लेस इन ए कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, ऊपर तो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस किया था, द प्लांट सेल लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। मैंने however the cell do not content of a cell shrink as a cell membrane pulls away from the cell wall। मैंने आपको क्या बताया था, ये सेल वॉल है, सेल वॉल तो ऐसी कैसे रहेगी, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगी, और इस टाइप के नेचर को इकट्ठा हो जाएगी, इस तरह से डिटैच हो जाएगी सेल वॉल से, इस तरह के नेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड नेचर बोलते हैं। ठीक है, पर एनिमल सेल जो होती है उसके पास सेल वॉल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, एनिमल सेल विल श्रिंक। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया है कि जब हमारी सेल से वाटर बाहर जाता है तो प्लांट के केस में हम उसे फ्लैसिड बोलते हैं, और एनिमल के केस में हम उसको श्रिंक बोलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। जैसे आपकी उंगलियां ज्यादा देर पानी में रहते हो, या आपको सरफ में हाथ आप रखना थोड़ी देर, तो आपकी सेल्स जो होती है, आपकी फिंगर्स की स्किन क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है। वहीं पर प्लांट सेल आपकी शेप मेंटेन रखेगी, उसके अंदर क्या चल रहा है, घुनी होती है प्लांट सेल, अंदर पानी कम भी हो जाए फिर भी बाहर से दिखाएगी नहीं, माइक्रोस्कोप से ही पता चलेगा हमें। एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग टू द एनिमल टिश्यू। यही फ्लेक्सिबिलिटी एक एनिमल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, और यही रिजिडिटी एक प्लांट सेल को स्टॉप करती है ऐसी मूवमेंट करने से। द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद रखना, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, फॉर्म्ड बाय मेनी ग्लूकोज यूनिट लिंक टुगेदर। कोई आपसे पूछे सेलुलोज है क्या, तो आप बता देना, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। सेलुलोज इन अवर डाइट एक्ट एज रफेज। अब ये रफेज क्या होता है, अगर किसी ने न्यूट्रिशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसे पता होगा, रफेजेस आर नॉट एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स, दीज आर ओनली दोज मॉलिक्यूल जो हमारी डाइजेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। बोला जाता है कि खाने के साथ में आपको सलाद लेना चाहिए, जिसके अंदर हमें खीरा खाते हैं, तो खीरा क्या आपको एनर्जी देता है, नो, खीरा आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहा। खीरा आपकी बॉडी में जो एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वही यहाँ पर बोला कि सेलुलोज एक रफेज की फॉर्म में हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव सेल वॉल। अगर किसी को याद करना है, फंजाई की बेटा सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, व्हाट आर्ग्यूमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ ए सेल वॉल इन प्लांट्स। भाई नेसेसिटी क्या थी, आपको पता है कि ये मूव नहीं कर सकता, तो इसको रिजिडिटी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशन से, उससे भी प्रोटेक्ट करना है। अपटेक ऑफ वाटर की भी जरूरत है, और वो किससे पॉसिबल है, सेल वॉल से पॉसिबल है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तो वाटर अपटेक नहीं कर पाता। यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस वर्सेस इन एनिमल मूविंग वन प्लेस टू अनदर। अगर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि वुड कभी भी, आप मुझे ये बताओ, अगर किसी की बॉडी अकड़ जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए कि वो हिल ही नहीं सकती, तो क्या वो उस मूवमेंट कॉज कर सकता है। आपकी पैर पे प्लास्टर लगा दिया डॉक्टर ने बहुत बड़ा, तो वो एक तरह से सेल वॉल लगा दी, क्या आपकी मूवमेंट स्मूथ होगी, क्या आप अपनी नी को बैंड कर सकते हो, क्या आप अपने हैंड्स को बैंड कर सकते हो, फिंगर्स को मूव कर सकते हो। तो यही आपकी यहाँ पर वो बताना चाहता है, तो आप इसको लिख देना। नेक्स्ट आता है, व्हाट consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as cell membrane। अगर प्लांट सेल की सेल वॉल अगर फ्लेक्सिबल हो जाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए बेटा, अगर उसकी फ्लेक्सिबल हो जाए तो आपका पेड़ इतना बड़ा कभी होगा नहीं,
फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो यहीं पर रह जाएगा। अगर पेड़ बड़ा नहीं हुआ तो वो ज्यादा अमाउंट में फैल नहीं सकता, ज्यादा अमाउंट में नहीं फैलेगा तो हर एक लीफ को सनलाइट नहीं मिलेगी, हर एक लीफ को सनलाइट नहीं मिलेगी तो हर एक लीफ आपका खाना नहीं बना पाएगी। तो धीरे धीरे प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है हमारी अर्थ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही रीजन है एक सेल वॉल उसको एक अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करती है, ये भी हमने ऊपर फीचर पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, why it is important to cut the potato pieces in roughly equal size and measure initial weight before placing them in different liquid। अरे ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया। इक्वल साइज इसमें इसलिए कट किया ताकि हमें रिजल्ट अच्छे मिल सके, उसमें कोई बायसनेस ना हो। सेकेंड, इनिशियल वेट इसलिए हमने मेजर किया ताकि हमें पता चल सके कि भाई क्या चेंजेस उसके अंदर आए हैं बिफोर प्लेसिंग दैम इनटू द डिफरेंट लिक्विड्स। ओके, तो बेटा यहां तक आपको सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल समझ में आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक पूरा सिस्टम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन को तो हमने पढ़ लिया, सेल की बाउंड्री को हमने पढ़ लिया, अब सेल के अंदर का फीचर क्या है दैट वी लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू रिवाइज दीज पॉइंट्स। मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है, हमें लेक्चर्स को भगाना नहीं है, वन शॉट आपको मिल जाएगी एंड ऑफ द चैप्टर। पहले आप इसकी डीपली स्टडी करो, वन शॉट आप बाद में देखना। ओके, अंटिल देन थैंक यू सो मच।